ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स। तो ऐसे बहुत सारे डिजीजेस एनिमल्स में होते हैं, और ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमको फूड, मीट, मिल्क, ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। सो दीज आर दीज काइंड ऑफ एनिमल्स। तो अगर इनमें आता है डिजीजेस, तो वेरी लाइकली दैट दे विल कम टू अस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल रेबीज, ये खतरनाक डिजीज है भाई साहब, ठीक है। तो रेबीज का प्री वैक्सीनेशन नहीं होता है, इट इज ओनली पोस्ट वैक्सीनेशन, ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन बोलते हैं हम इसको। पोस्ट एक्सपोजर मतलब किसी जानवर ने अगर काटा, मोस्ट लाइकली अगर आप डॉग्स, ठीक है, किसी जानवर ने, बंदर के काटने से भी हो सकता है, कोई भी ऐसा जानवर जो रेबीज से इन्फेक्टेड हो और वो अगर हमें काटता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी विजिट द डॉक्टर एंड गेट आवरसेल्व्स अ डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन, ठीक है। तो ज्यादा करके आपने देखा है कि बीमारी आने के पहले वैक्सीनेशन लगते हैं, लेकिन कुछ बीमारियों का एक्सपोजर के बाद। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, टिटनेस का, देखो टिटनेस, ठीक है। अगर अरे यार, तो टिटनेस एक ऐसी बीमारी है, टिटनेस जो आप अगर किसी चीज से अगर कहीं पे कट होता है, स्पेशली अगर आपका रस्टेड लोहे से अगर आपका कट होता है, सो यू शुड ऑलवेज गेट अ टिटनेस वैक्सीनेशन। वो जनरली 6 महीने तक वैलिड होता है, बट डॉक्टर्स यही एडवाइस देते हैं कि जब भी आपका कट जाए कहीं से भी, तो ऑलवेज गेट अ टिटनेस वैक्सीनेशन। और ये दोनों भी फेटल डिजीजेस हैं, ठीक है। रेबीज से तो बचना नामुमकिन है, ठीक है। अगर किसी को हो जाता है, उसको बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। दर्दनाक मौत होती है, मतलब से हम देख नहीं सकते, मतलब मैं फिर भी बोलूंगा क्या, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं। बट दीज आर वेरी डेंजरस डेथ्स, वेरी पेनफुल डेथ्स। पेनफुल डेथ्स मतलब पेशेंट को जनरली क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। एनीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट इज हाइड्रोफोबिया? फियर ऑफ वाटर, ठीक है। उसके पास अगर आप पानी पिलाने जाएंगे तो पानी नहीं पिएगा, वो ऐसे पानी से ऐसे डरेगा मतलब कोई बॉम्ब है, ठीक है। सो दैट इज, ठीक से बैठ, तू ऐसे भूसे पैसे से बैठता रहता है, इसीलिए ठीक से बैठ, उसको नीचे कर, हाँ। हाइड्रोफोबिया, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। पानी से बहुत बड़ा डर होता है, नहाने का तो दूर, पानी पीने को नहीं होता है, ठीक है। सो रेबीज इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, और ये जनरली 99% आपका फेटल है, मतलब इंसान मर ही जाएगा इसमें, ठीक है। डिफिकल्ट टू सेव इफ इट इज इन्फेक्टेड, ठीक है। A disease that infects animals like dogs, and foot and mouth disease that affects cattle। तो ये कैटल में ये फुट एंड माउथ डिजीज होता है, ठीक है। फुट में और माउथ में ऐसा डिजीजेस हो जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड फुट एंड माउथ डिजीजेस। दे शुड बी ट्रीटेड ऑन टाइम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन एपिडेमिक लाइक केस, ठीक है। ओके, सो ज्यादा करके आपका रेबीज वायरस जो होता है, फुट एंड माउथ वायरस, रेबीज एंड फुट एंड माउथ डिजीजेस ऑफ कैटल आर एग्जांपल्स ऑफ एनिमल डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये ऐसे एनिमल डिजीजेस हैं जो वायरसेस से कॉज होते हैं, ठीक है, विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म हो गया था चैप्टर ना, ओके। whereas in a dangerous human cattle disease is caused by bacteria, ठीक है। whereas is a dangerous human and cattle disease caused by bacteria, ठीक है। सो जैसे आपका क्यूटेनियस एंथ्रैक्स, ये एंथ्रैक्स इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरिया है, ठीक है। एक टाइम पे, अभी तो जैसे आपने सुना रहेगा बायो वॉरफेयर। बायो वॉरफेयर का मतलब समझते हैं? डज एनीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट इज बायो वॉरफेयर? तो फॉर एग्जाम्पल जब कोरोना आया था, तब अमेरिका ने डायरेक्टली चाइना को ब्लेम किया था, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी बोला था इट्स अ चाइना वायरस, ठीक है। तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट चाइना ने इस वायरस को रिलीज किया था इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पैंडेमिक लाइक सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड। इस बात में कितना सच्चाई है ये हमको नहीं मालूम, बट अभी हम, मतलब, तो गोला बारूद लेकर लड़े, इससे अच्छा वायरस को रिलीज कर दो, वहां की पॉपुलेशन गायब हो जाएगी, है ना। if you want to kill people, why do you need to spend on soldiers, tanks, and you know nuclear weapons and all? You can easily spread a virus out there, एक ऐसा वायरस जिसका इलाज अभी तक हुआ नहीं, देश खत्म हो जाएगा, है ना। so many people died, so this is called bio warfare. Today many countries are trying to do a bio warfare instead of confronting, armies, or instead of investing too heavily on warfare weapons and soldiers and artillery, they are actually coming up with bio warfare. तो ऐसा ही एक बायो वॉरफेयर का प्लान हुआ था अमेरिका के अगेंस्ट बहुत सालों पहले। वहां पे ना एक ऐसा एनवेलप आएगा आपके घर में, और एनवेलप खाली रहेगा। आप एनवेलप को खोलेंगे, भाई पोस्ट आया है,
उसमें हाथ घुसा के देखेंगे कोई चिट्ठी है या नहीं। उस टाइम पे एनवेलप्स बहुत आते थे, पर उस टाइम पे ज्यादा करके हम लेटर्स से कॉरेस्पॉन्ड करते थे। अभी तो ईमेल वगैरह हो गया है, व्हाट्सअप वगैरह हो गया है, तो अभी तो लेटर्स नहीं होते, लेकिन उस टाइम पे हम लेटर्स से कॉरेस्पॉन्ड करते थे। तो आपने इस एनवेलप को खोला, एनवेलप खाली है, लेकिन एक्चुअली में एनवेलप में एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया है। जैसे ही आप उसमें हाथ घुसाओगे, आपके अंदर वो एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया आ जाएगा और पूरे फैमिली में फैल जाएगा, एंड द एंटायर फैमिली विल गो ऑफ। इसीलिए यूएस पोस्टल सर्विसेज ने कुछ महीनों के लिए अपना पोस्टल सर्विसेज बंद कर दिया था। दे हैड एक्चुअली क्लोज डाउन ऑन पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, ये उनपे एक बायो वॉरफेयर चल रहा था, बहुत सालों पहले हुआ था ये। ठीक है, तो ये एंथ्रैक्स एक स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है, विच स्प्रेड्स रैपिडली। ठीक है, ये एक स्किन इन्फेक्शन है, इट ऑल्सो स्प्रेड्स इन कैटल। ठीक है, so anthrax is a dangerous disease again. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice and potato. जो हमारे सीरियल क्रॉप्स हैं, उस पे भी भाई साहब आपके बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। ठीक है, तो व्हीट, राइस एंड पोटैटो। ठीक है, व्हीट, राइस एंड पोटैटो, बहुत सारे फलों में भी आप देखोगे ऐसा हो जाता है। सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, इसको लिख लीजिए, सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर मतलब जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया। ठीक है, जिन जिन फ्रूट्स में से सिट्रिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो दिस इज कॉल्ड सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है इसमें? बैक्टीरिया। द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन दिस इज बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर, ये एयर में होता है। ठीक है, इट इज बेसिकली इन एयर। ओके, व्हाट एल्स? रस्ट ऑफ व्हीट, इसको हम बोलते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट में ऐसा रस्टिंग अपीयरेंस आ जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड सीड्स, इन्फेक्टेड सीड से और एयर से। ठीक है, रस्ट ऑफ एयर, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर और इन्फेक्टेड सीड्स। ठीक है, व्हाट एल्स डू वी हैव? येलो बीन, मोजाइक ऑफ भिंडी। ठीक है, ओकरा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो भिंडी में जो आपका होता है, इसमें येलो बीन्स आने लगते हैं और ये खराब हो जाता है। The cause of this disease is basically not a bacteria but virus. ठीक है, वायरस, और ये ज्यादा करके इंसेक्ट से आता है, कैटरपिलर वगैरह से। ठीक है, इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। ठीक है, ओके। फूड पॉइजनिंग, एज द नेम सजेस्ट, इज द डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। ठीक है, अगर आप कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो। जो अनकवर्ड फूड है, जहां पे हाउस फ्लाइज लोग बैठते हैं, मस्क्यूटोज बैठते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठते हैं, तो इफ यू हैपन टू कंज्यूम दैट फूड, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इट विल इम्पैक्ट योर स्टमक, इट विल इम्पैक्ट योर डाइजेशन, इट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ एज वेल। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग अगर हो रहा हो। ठीक है, सिम्टम्स मतलब समझते हैं, व्हाट आर सिम्टम्स? लक्षण। ठीक है, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। वॉमिटिंग, देन नॉसिया। ठीक है, डिजीनेस हो, नॉसिया, डिजीनेस, या सीवियर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन, बहुत पेन हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो। ठीक है, और डायरिया। ऑल दीज आर बेसिकली डिहाइड्रेशन। ठीक है, वॉमिटिंग, नॉसिया, सीवियर पेन इन एब्डोमिनल रीजन और डायरिया। डायरिया मतलब लूज मोशन हो रहा हो। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब आपके शरीर में पानी की कमी हो गई हो। ठीक है, क्योंकि पानी की कमी कब होगी? जब पूरे लूज मोशन से आपके शरीर का पानी निकल जाता है। ठीक है, शरीर का पानी निकल जाता है, इसीलिए देखो, अगर लूज मोशंस होते हैं तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस देते हैं कि इलेक्ट्रल का पानी पीजिए, या वो ओआरएस वो पीजिए। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में से लगातार लूज मोशन के चलते यू आर लूजिंग सॉल्ट्स एंड वाटर, एंड दैट कॉजेज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैन बी फेटल, और स्पेशली इस गर्मी के सीजन में। गर्मी के सीजन में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। अपने आप के आपके शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और कभी भी एसेंशियल सॉल्ट्स की कमी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, इसको जरा नोट कर लीजिए। वॉमिटिंग, नॉसिया, सिवियर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। these are symptoms of these are symptoms of food poisoning.
डन हो गया, ठीक है। सिवियर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन, दीज आर फूड पॉइजनिंग, मतलब खाने में कोई जहर मिला दिया हो ऐसा नहीं, जो खाना आपने खाया है वो आपके शरीर के लिए हितकारक नहीं है, उसमें कुछ आपके वायरसेस या बैक्टीरिया की एंट्री हुई है। ड्यू टू दैट फूड विच इज कंटेमिनेटेड, सम वायरसेस और बैक्टीरिया हैव एंटर्ड योर बॉडी which have caused all these impacts to be happening in your body, ठीक है। ओके, इट में ऑल्सो कॉज वीकनेस, वीकनेस हो जाएगा ऑब्वियसली, आपके बॉडी से सारे सॉल्ट्स एंड वाटर हैज ड्रेन्ड आउट, ठीक है। ये भाई साहब क्या हो गया है, दे हैव ड्रेन्ड आउट, तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, वीकनेस, इट विल कॉज वीकनेस, फटीग, बहुत थक जाएंगे आप, थकावट महसूस होगी बहुत, ठीक है। यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पोर्ट्स, यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, बहुत थक जाएंगे। एंड डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम डैमेज मतलब आप, मतलब समझो अभी आप बहुत क्विक हैं, है ना, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, मतलब गेम्स खेल रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर रहा है, एक टाइम पे आप ऐसे वीक हो जाएंगे कि नाक के ऊपर मक्खी भी बैठी होगी, अरे यार तू जाना, ऐसा हो जाए, ठीक है। यू विल फील सुपर वीक और फटीग्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली मूव दैट, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम भी क्विकली काम नहीं करेगा। जैसे समझिए ड्राइविंग, ड्राइविंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम करे, इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, पीछे से गाड़ी आ रही है, यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल एंड अलर्ट while you are driving, whether it's a two wheeler, four wheeler or even a cycle, you have to be very watchful and alert, even when you are walking on the road you have to be watchful and alert, ठीक है। So if your nervous system is impacted, nervous system किन चीजों से impact होता है, अगर आपने दारू पी रखा होगा या नशा कर रखा होगा तो आपका नर्वस सिस्टम इंपैक्ट हो जाएगा, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इंपैक्ट हो जाएंगे, और अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुआ रहेगा तो भी आपका नर्वस सिस्टम इंपैक्ट होगा, यू विल फील डिजी, यू विल फील वीक, योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज विल बी हाईली इंपैक्टेड, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे डैमेज, क्योंकि हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इंपैक्ट हो चुका है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये सारी चीजें इंपैक्ट हो चुकी है, तो इट विल डेफिनेटली इंपैक्ट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। These symptoms are due to the presence of bacteria or other microbes in food or due to the ingestion of toxins contained in food, including those, ठीक है, by the bacteria। तो हो सकता है दूसरे बैक्टीरिया माइक्रोब्स फूड में प्रेजेंट हो, या इन लोगों ने जहर फैलाया है, इनसे जहर निकलता है, ठीक है, कंटेन्ड इन द फूड इंक्लूडिंग दोज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया। तो तुम बहुत डिस्टर्बिंग हो, यू कांट सिट, कभी यहाँ कभी स्ट्रेचिंग, कभी ये व्हाट। The symptoms arise due to the presence of bacteria. If my body language becomes disturbing to you, it will be difficult for you to grasp things. At the same way, your body language is very disturbing to me. These symptoms arise due to the presence of bacteria or other microbes in food, ठीक है, or due to the ingestion of toxins. इन बैक्टीरिया से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, which basically impact, ठीक है, okay. Some bacteria like Clostridium and Staphylococci and fungi and Aspergillus cause food poisoning. ये Clostridium कौन सा बैक्टीरिया है, आपने देखा रहेगा किसी भी कैन में एक एक्सपायरी डेट होता है, जैसे समझ लो कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन है, या समझ लो कोई चिप्स का पैकेट है, उसमें देखो एक एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सपायरी डेट? ये जो प्रिजर्वेटिव्स आपने इसमें ऐड किए हैं, आफ्टर द एक्सपायरी डेट द प्रिजर्वेटिव्स विल नॉट वर्क, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, और अगर उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो भले ही ये कैंड है, ठीक है, भले ही ये डायरेक्टली एयर को एक्सपोज नहीं है, लेकिन इसमें एक टाइप का बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है जिसको हम क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इफ यू आर कंज्यूमिंग फूड आफ्टर द एक्सपायरी डेट, इवन इफ इट इज कैंड और इट इज पैक्ड, ठीक है, स्टिल क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया विल डेवलप।
तो क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया जो है वो कहां पे डेवलप होता है? ऐसे कैंड फूड्स में। इसका एक्सपायरी डेट हो गया, अगर आपका ऐसा पैकेट है उसमें भी एक्सपायरी डेट हो गया, तो इस तरीके की चीजों में क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया डेवलप होता है। ठीक है, स्टेप्लोलाइकोकी एंड फंगाई लाइक एस्पेरगिलस कॉज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो आपका स्टेप्लोकोकी और फंगाई लाइक एस्पेरगिलस कॉज फूड पॉइजनिंग, इससे वैसा फूड पॉइजनिंग होता है। तो इनको जरा लिख लीजिए, इन नामों को लिख लीजिए फटाफट। डन डन। ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चन हम, बट देखो क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया बेसिकली क्या करेगा भाई साहब? व्हाट विल दिस डू? द क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका स्टेफिलोकोकी। ठीक है, एस्परगिलस। ठीक है, फूड मस्ट बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपर्ली स्टोर्ड टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग। तो आपको ठीक से इसको प्रिपेयर करना है और प्रॉपर्ली स्टोर भी रखना है, क्योंकि आपके एयर में आपके वातावरण में हर समय कोई ना कोई बैक्टीरिया या कोई ना कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म घूम ही रहा है, तो फूड पर उसको आना एकदम नेचुरल सी बात है। ठीक है, प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड। प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड मतलब ऐसा आधा कच्चा फूड नहीं खाना चाहिए हमको। ठीक है, रॉ फूड्स कम कंज्यूम कीजिए। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि रॉ फूड्स में ज्यादा प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स होने के चांसेस हैं। यस, दे आर देयर, बट एट द सेम टाइम रॉ फूड में रिस्क होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। और जब से हमने कुक फूड खाना चालू किया है, तब से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, तब से ह्यूमन प्रजाति बढ़ी है। ठीक है, तब से हमारा एक्सपेंशन हुआ है। तो अगर हमने देखो मीट को कच्चा खाने की कोशिश की, तो वी विल बी एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू अ लॉट ऑफ वायरसेस और लॉट ऑफ बैक्टीरियाज एंड अ लॉट ऑफ डिजीजेज एज वेल। ठीक है, स्पेशली अगर हमने वेजिटेबल्स को भी रॉ खाने की कोशिश की। ठीक है, अभी वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड्स हैं, आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमने सिर्फ धो लिया और खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, काफी वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू अ लॉट ऑफ डिजीजेस। रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा हमारे डिजीज को एक्वायर करने का। ठीक है, पका के खाने से क्या होता है कि हाँ, देर इज काइंड ऑफ लॉस इन विटामिन एंड प्रोटीन्स, बट द सेम टाइम द फूड दैट यू आर हैविंग बिकम्स अ लिटिल मोर सिक्योर। ठीक है, आपके मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे डाई while cooking. They cannot bear the heat or the temperature that a food is subjected to while cooking. In the food that we are cooking, yes, bacteria are there everywhere. The purpose of you cooking the food is to kill the bacteria. For example, when you are taking milk out of a cow, you can consume it raw as well. But the reason why you are actually heating it और फिर कूलिंग इट, पास्चराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, द पर्पस इज टू किल द बैक्टीरिया। ये जो आप दूध का पैकेट लेकर आते हैं दुकान से, 1 लीटर का हो, आधा लीटर का, जो भी हो, ठीक है, ये क्या आपको क्या लगता है कि आज का निकाला हुआ दूध है? नहीं, इट हैज बीन बेसिकली टेकन आउट ऑफ द काउ मे बी 2-3 days अर्लियर। हाँ, उसका एक एक्सपायरी डेट है, लेकिन 2-3 दिन पहले का निकाला हुआ दूध है वो, उसको पास्चराइज करके रखा हुआ है हमने, मतलब उसको पहले हीट किया है और उसको फटाक से इमीडिएटली कूल कर दिया है। होता क्या है, आपके 2 टाइप के बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक जो हीट से मर जाए और एक जो कोल्ड से मर जाए। ठीक है, सो दैट्स द रीजन इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू हीट एंड देन इमीडिएटली कूल। तो इससे क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया इन दोनों रेंजेस में आते हैं, most of them die. However, it doesn't mean that it will never get poisoned or it will never actually become inconsumable. After a certain amount of time, after the expiry date also, it will basically cause or rather become inconsumable and it can prove fatal if consumed. तो हर एक फूड जो आप कुक करने की कोशिश करोगे, उसमें बैक्टीरिया वायरसेस होंगे ही होंगे। ठीक है, दैट इज द रीजन वी शुड बी प्रॉपरली कुकिंग इट। ठीक है, और प्रॉपरली कुकिंग इट मतलब आपने कभी किसी होटल में या किसी
फास्ट फूड रेस्टोरेंट में अंदर जाने की कोशिश की है, वो लोग जाने नहीं देंगे आपको ज्यादा करके, क्योंकि वहां पे बहुत ही फालतू है। मतलब वहां पे रैट्स घूम रहे होंगे, कॉकरोचेस होंगे। जिस खाने को बड़े लजीज तरीके से आप खाते हैं, जब टेबल में उसको परोसा जाता है, वो इसी एनवायरनमेंट में बनता है। ज्यादा करके आपके फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स या छोटे मोटे होटल्स, इनका यही हालत होता है। वो भाई साहब रैट ने उसमें सूसू किया रहेगा खाने पे, या कॉकरोच उस पर रेंगता रहेगा, या हाउस फ्लाई रहेगा, यू डोंट नो। ऑल यू नो इज अ गुड टेस्टी फूड दैट इज सर्व्ड ऑन द टेबल, और आप उसको बड़े चाव से खा रहे हैं। बट दीज आर थिंग्स दैट आर देयर, ठीक है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फूड, इसीलिए हम बोलते हैं ना बार बार, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे वो भी यही बोलेगा, घर का खाना खाओ, घर का खाना खाओ, क्योंकि घर में आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, घर में आप चूहों को या पेस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि वो जाए। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपेरेटिव और इंपॉर्टेंट दैट यू कंज्यूम home cooked food, because home cooked food at least guarantees you that it is prepared in an environment which is pest free, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फूड विच इज कुक्ड इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली स्टोर्ड, ठीक है, प्रॉपरली स्टोर्ड। सो प्रॉपरली स्टोर का मतलब क्या है, उसको कवर्ड रखो, ठीक है, उसको फ्रिज के अंदर रखो, या उसको पूरा पूरा एकदम कवर्ड रखो ताकि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ पाए, हाउस फ्लाइज, मस्किटोज एक्सेट्रा डू नॉट एक्चुअली get an access to it. That is called proper storing, ठीक है। So it's not only important to cook your food properly, but it is also important to prevent it from it's also important that you store it properly. अभी जैसे अगर आप समझ लो मीट बना रहे हैं, ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा ही रोस्ट किया और निकाल लिया, प्रॉब्लम क्या होगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी भी नहीं मरे हैं, ठीक है। सो अनटिल अनलेस यू प्रॉपरली रोस्ट इट, डोंट कंज्यूम इट, ठीक है। हाउसोएवर वो टेस्टी लगे या ना लगे, लेकिन जब तक आप उसको प्रॉपरली रोस्ट या प्रॉपरली सब्जेक्ट टू हीट नहीं कर रहे हैं या प्रॉपरली कुक नहीं कर रहे हैं, इट्स डेंजरस टू कंज्यूम इट, बिकॉज बाय दैट मीडियम thousands of bacteria and microorganisms will be entering your body and can cause havoc, ठीक है। आपका हेल्थ बहुत बुरी तरह से डेटियोरेट हो सकता है। एनी क्वेश्चंस? नो? ओके। Food must be properly prepared and properly stored to prevent food poisoning. Properly stored मतलब आपने इसको जार्स में, ठीक है, ऐसे रख दिया हो, ठीक है, properly stored to prevent food poisoning, और आपने भाई साहब फ्रिज में रख दिया हो। So all these are basically properly stored, ठीक है। Food must be properly prepared and properly stored to prevent food poisoning. Food poisoning can occur when food is left. When food poisoning can occur when food is left unrefrigerated for long period of time. अनरेफ्रिजरेटर अगर आपने रख दिया बहुत देर तक, तो आपका भाई साहब फूड पॉइजनिंग हो सकता है, अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रेफ्रिजरेशन क्यों जरूरत है, फ्रिज में फूड को रखना क्यों जरूरी है, और इससे आपका फूड का लाइफ कैसे बढ़ता है, वाई? बोलिए, रेफ्रिजरेशन में होता क्या है, टेम्परेचर्स बहुत कूल हैं, और ज्यादा करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे कूल टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दीज कूल और वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स, ठीक है। हेंस रेफ्रिजरेटेड फूड का लाइफ बढ़ जाता है। दही, डेयरी आइटम्स जो भी होते हैं, आप अगर डी मार्ट में जाएंगे तो लोग बोलेंगे डेयरी आइटम्स को हम अलग प्लास्टिक में देते हैं, ठीक है, ताकि इसको जल्द से जल्द जाकर आप फ्रिज में रख दो, क्योंकि इसका एक लाइफ है, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। तो जैसे बटर, घी, या आपने मिल्क, कर्ड, ये सब अगर आपने खरीदा होगा, दे विल पैक इट इन अ डिफरेंट पैकेज, बोलेंगे इसको अलग से पैकिंग के ले जाइए, क्योंकि ये खराब होने के चांसेस हैं, आप यहां से निकल के इसको घर पे जाकर फ्रिज में रख दीजिए जल्द से जल्द, ठीक है, बिकॉज उसका एक लाइफ है जो स्पॉइल हो सकता है। अभी हमने इसको फ्रिज से निकाला है, बट द मोर टाइम यू आर एक्चुअली कीपिंग इट आउट ऑफ फ्रिज, द मोर इज द रिस्क ऑफ इट गेटिंग कंटेमिनेटेड और सड़ जाए, ठीक है। So unrefrigerated food for long periods of time can actually be a cause of transfer of microorganisms to your body. Sometimes mishandling also occurs, also causes food poisoning. आप होटल्स वगैरह में जाओगे अगर, तो आप देखोगे ऐसे ग्लव्स पहने रहते हैं उन लोग, ठीक है, वो ग्लव्स मतलब प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, उस पर सर्व करते हैं। लेकिन ऐसे ही कोई स्ट्रीट वेंडर से आप देखोगे तो वैसे हाथ घुसा के वैसे वैसे वही उसी हाथ से वो नाक झाड़ रहा है भाई साहब, उसी हाथ से वैसा पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो वही गंदे, देखिए हाथ हमारे भाई साहब गंदे होंगे। अभी जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप डेस्क पे हाथ लगा रहे हो, पेन पे हाथ लगा रहे हो, पेन से भाई साहब ब्रश कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, और खेलते हुए जा रहे हो, नाली से आपने बॉल निकाला भाई साहब, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं, it will render your hands actually full of bacteria and microorganisms, and if you don't wash your hands before consuming food,
there is a high possibility of transfer of these microorganisms through food into your body. ठीक है, तो नॉर्मल इंसान है भाई साहब, वो अपने हाथों से इतने सारे काम कर रहा है, तो it's very obvious कि if he is actually packing food stuff like this, then there is a high possibility that all those microorganisms which are there in his hands get transferred into the food, and once you consume that food, it gets transferred into your body. ठीक है, so it's very obvious. और ये सब ज्यादा करके स्ट्रीट वेंडर्स में होते ही, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, रख नहीं पाते हैं, ठीक है. Mishandling causes food poisoning. Those who handle or prepare food should wash their hands. बहुत जरूरी है कि खाना खाने से पहले अपना हाथ धोएं और खाना बनाने से पहले भी अपना हाथ धोएं, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वॉश योर, देखिए जैसे इस तरह के आपके आपके बड़े बड़े होटल्स में इस तरह के ग्लव्स रहते हैं उनको हर समय. They have to basically, while serving food, while cooking food, and while cutting and designing food also, they are constantly made to wear these gloves, ठीक है, so that food poisoning cases can be minimum. ठीक है, क्लियर है. एक होटल बंद हो सकता है अगर उसमें से फूड पॉइजनिंग के केसेस रिपोर्ट हुए, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है. समझ लीजिए किसी होटल से खाना खाया 50 लोगों ने, 50 के 50 लोग बीमार हो गए, तो ऑब्वियसली वो होटल ही रिस्पॉन्सिबल है, वो होटल कल का कल बंद हो सकता है. गवर्नमेंट कैन इम्पोज सैंक्शंस ऑन इट, ठीक है, तो इसीलिए दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. ओके, so microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. तो कभी आपको कैसे लगेगा कि आपका फूड खराब हो चुका है, ठीक है, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसका उसमें से एक स्मेल आएगा, और क्या हो जाएगा भाई साहब, और उसमें उसका कलर भी शायद चेंज हो जाए. आपने कभी ना कभी खराब फूड टेस्ट किया होगा, है ना, दाल जो खराब हो गई है, या सब्जी जो खराब हो गई है, या राइस जो खराब हो गया है, तो एक अलग सा ही स्मेल आएगा, उसमें से अलग सा ही टेस्ट हो जाएगा. यू कैन थू थू कर देंगे ना, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल डू दैट, क्योंकि वो टेस्ट है ही नहीं. यू विल रिकॉग्नाइज इट इंस्टेंटली इफ यू आर ट्राइंग टू कंज्यूम स्पॉइल्ड फूड, ठीक है. सो इसमें क्या क्या चेंज हो जाएगा भाई साहब, स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल जनरली, हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर, ठीक है, तो बैड टेस्ट भी होगा और चेंज कलर भी होगा. ओके, माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर. तो बैड स्मेल, चेंज कलर, बैड टेस्ट, ये सब आएगा भाई साहब, ठीक है. स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन, इसको लिख लीजिए. स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल, केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. ठीक है, डन डन डन. Salts and edible oils are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. तो salts जो हैं और आपके salts and edible oils, ये salts हैं आपके भाई साहब और edible oils हैं, are common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. ये generally हम अगर किसी चीज में salt मिला रहे हैं या edible oil मिला रहे हैं, ठीक है, ये microorganisms को stop करता है जनरली, ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को होल्ड करता है. ऐसा नहीं कि पूरा स्टॉप कर देगा, ये गारंटी ले लेगा कि भाई साहब जिसमें आपने सॉल्ट मिलाया, आपने देखा होगा ये जो मार्केट है उसमें ये लोग जब फिश बेचते हैं तो फिश के बॉडी में सॉल्ट लगा कर रखते हैं, या मीट बेचते हैं तो मीट के बॉडी में भी कभी भी सॉल्ट लगा कर रखते हैं, ठीक है. सो बिकॉज इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को स्टॉप करता है, ठीक है. सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स, ठीक है, एडिबल ऑयल्स मतलब जिसमें आपकी कुकिंग होती है, ऐसे ऑयल्स. जैसे आप देखोगे पिकल्स, जो आप अचार बनाते हो, काफी तेल लगता है उसमें, बहुत सारा तेल से बनता है, तेल और नमक बहुत ज्यादा रहेगा, बिकॉज तेल और नमक नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है, दे विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन दैट फूड, ठीक है, क्लियर है. ओके, वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो सॉल्ट तो आपका एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, या कभी कभी थोड़ा बहुत एसिड भी डालते हैं हम पिकल्स में टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. इसको लिख लीजिए भाई साहब, क्योंकि जो आपके पिकल्स होते हैं वो बहुत दिनों तक चलते हैं, है ना. अचार जो आपने बनाया है वो साल भर या 6 महीने तक आप कंज्यूम करते हैं. So how will such a food remain intact without the attack of microorganisms for such a long time? Because you have added preservatives.
ये प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व रखते हैं. यू हैव एडेड प्रिजर्वेटिव्स लाइक सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू इंश्योर दैट देयर इज नो अटैक बाय माइक्रोब्स. माइक्रोब्स का अटैक ना हो, इसके लिए आपने इसको प्रिजर्व किया रखा है. ठीक है, कुछ पूछा, बोलो. अच्छा, लिखा नहीं, ओके. प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है, एनी केमिकल विच इज नेचुरल और मैन मेड विच इज एडेड टू फूड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट. उसकी लाइफ बढ़ाती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो. ठीक है, जैसे जब आप चावल को स्टोर करते हैं तो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव क्या है, नीम के पत्ते. नीम के पत्ते रख दोगे तो उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे. ठीक है, ऐसा होता है. सो दीज आर बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स. ओके, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं. दीज आर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स which are added to foods in order to ensure that they are not poisoned or rendered useless by the attack of microbes. सोडियम बेंजोइड एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड लिखा है आपने? नो, are common preservatives. These are basically common preservatives and these are man-made or chemical preservatives. Everybody has written this? ठीक है, important है भाई साहब, आपके questions में आएगा ये. These are used in jams and squashes to check their spoilage. तो आपके jams में या squashes में जिनको हमको long term रखना है, ठीक है, the foods that we basically preserve for long terms, jams and squashes, to check their spoilage, we add these chemicals. Squashes मतलब आप सॉस जो होता है, देखो सॉस, हाँ नहीं सिर्फ नहीं, सॉसेस होते हैं. ठीक है, आपका जैसे हाँ, स्ट्रॉबेरी नहीं, आपके टोमेटो केचप जो होते हैं, केचप जो होता है, ठीक है, जो आप डालते हो खाने में, उसको हम बोलते हैं स्क्वाशेस. ठीक है, स्क्वाशेस टू चेंज देयर स्पॉइलेज. तो ये बहुत दिनों तक प्रिजर्व रखा रहता है. ठीक है, मतलब आपने आज बनाया है, आप अगर किसी टमाटर को इतने दिन तक रखोगे तो वो नहीं रहेगा, लेकिन स्क्वाशेस में आपने प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए, इसीलिए उसका लाइफ इतने दिन तक होता है, 6 महीना 7 महीना जो भी है. सो दीज आर प्रिजर्वेटिव्स. तो जैम्स जैसे आप अगर देखोगे आपके घर में अगर जैम रहेगा, ठीक है, तो वो जैम बहुत दिनों तक रहेगा ना, उसको आप बहुत दिनों तक यूज कर रहे हैं. लेकिन वो जैम बना रहेगा, या तो किसी चीज में भी बनाओ, जैसे मैंगो का जैम हो गया, एप्पल का जैम हो गया, किसी भी फ्रूट का जैम हो गया, अगर उस फ्रूट को आप ऐसे रखते थे तो इतना दिन रहता था क्या? नहीं. लेकिन आपने उसको जैम बनाया हुआ है तो इतना दिन रह रहा है, तो आपने उसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए हुए हैं which has basically increased its lifespan and it has rendered harmless for consumption for such a long period of time. ठीक है, so these are used in jams and squashes to check their spoilage. कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. बहुत सालों से. ठीक है, आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, व्हेन यू गो टू द मार्केट you will see the people who actually sell fishes and the ones who sell meat, they preserve that by coating it with a layer of common salt. उसमें common salt डालते हैं. common salt has been used to preserve meat and fish for ages. meat and fish को बहुत ages से हमने preserve किया. meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. ठीक है, ऐसा ड्राई सॉल्ट से हमने इसको डाल दिया है टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला. ठीक है, आंवला में आपने डाला हुआ रॉ मैंगोज में. ठीक है, सॉल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड. ठीक है, टैमरिंड में भी आपने डाला हुआ है. तो इस सब चीजों में हम जब चटनी बनाते हैं इसका, या इसको रखना है हमको बहुत दिनों तक, ठीक है, तो हम इसमें सॉल्टिंग कर देते हैं. वी बेसिकली डू सॉल्टिंग. जैम्स, ठीक है, जैम्स में जेलीज, ठीक है, एंड स्क्वाशेस, इन सब में आप सॉल्टिंग करते हैं. ठीक है, आर प्रिजर्व बाय शुगर. तो बोथ शुगर एंड सॉल्ट आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स. ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से फूड को बचाते हैं. ठीक है, तो जैम्स, जेलीज एंड स्क्वाशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर. इसको लिख लीजिए, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वाशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर. तो आपके शुगर एंड सॉल्ट आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स. ठीक है, डन डन, ओके.
शुगर रिड्यूसेस द, क्यों शुगर बेसिकली एक प्रिजर्वेटिव है? शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या करता है भाई साहब? मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। ठीक है, ये मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है, और मॉइस्चर कंटेंट क्या करेगा भाई साहब? ये इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। शुगर, हाउ इज शुगर एक्टिंग एज अ इनहिबिटर? ठीक है, हाउ इज शुगर बेसिकली एक्टिंग एज अ इनहिबिटर? बिकॉज इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट्स व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। ठीक है, ये भाई साहब मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करता है। ठीक है, use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment। ठीक है, बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरमेंट में नहीं रह सकता। ठीक है, तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। इसको भी लिख लीजिए, बैक्टीरिया कैनॉट स्टे इन सच एन एनवायरमेंट। ठीक है, आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। So bacteria, use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment। बैक्टीरिया ऐसे environment में नहीं रह सकता। ओके, वेजिटेबल्स हो गए आपके भाई साहब, फ्रूट्स, फिश एंड मीट। ठीक है, so all these are often preserved by this method। हाँ, मीट ऑल्सो। आप उसमें शुगर या उसमें अगर सॉल्ट अगर आप डाल के रखते हैं, ठीक है, सो दीज आर बेसिकली ऑयल और विनेगर, ये सारी चीजें आपके जितने भी ये सारी चीजें ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। ठीक है, सॉल्ट, शुगर, ठीक है, ऑयल एंड विनेगर, ये सब आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? दीज आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। दीज आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है, यू कैन एक्चुअली स्टोर इट लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि विनेगर जो है या ऑयल थोड़ा सा एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है। जैसे अगर आप देखोगे ज्यादा तला हुआ चीज खाएंगे तो आपको क्या होगी? एसिडिटी होगी, है ना, क्योंकि ऑयल में थोड़ा बहुत एसिड रहेगा ही। ठीक है, विनेगर में भी आपका विनेगर है भी एसिडिक एसिड। ठीक है, सो ये सारी चीजों से आपका नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। दिस इज बेसिकली अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ठीक है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अभी हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, तो अगर कोई चीज है जिसको आप, जैसे दूध है, ठीक है, इसको जब आप गर्म करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, और जैसे ही आप इसको फटाक से ठंडा करेंगे तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कोल्ड टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आप एक ही चीज को इन दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में एक्सपोज करते हो, तो इट इज गोइंग टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन बोथ एंड्स। ठीक है, ओके, सो वी हैव हियर बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। एंड रेफ्रिजरेशन ऑल्सो किल्स मेनी। वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इनहिबिट्स मतलब प्रिवेंट करता है। ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर में माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो बोथ हीट एंड वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दोनों भी तरफ से। ठीक है, ओके, so the milk is heated to about 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 seconds। आप मिल्क को बॉयल करते हैं, ठीक है, फॉर 70 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 15-30 सेकंड तक आप उसको बॉयल करेंगे। उसके बाद आप इमीडिएटली एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। आपके पास जो मिल्क आता है पैकेट्स में भर के, वो इसी तरह से आता है। ठीक है, उसको पहले बॉयल किया जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 15-30 से 15 सेकंड तक, फिर उसको भाई साहब चिल कर दिया जाता है पूरा एंड स्टोर। ठीक है, उसको चिल करके स्टोर किया जाता है। इससे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इससे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे जो आपके कोल्ड टेम्परेचर में नहीं रह सकते।
ठीक है, सो इट्स गोइंग टू किल बोथ हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, इसी को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। ठीक है, डन डन, आर वी क्लियर? ओके, बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अनपास्चराइज्ड मिल्क है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे पास्चराइजेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज पास्चराइजेशन। अगर आपका मिल्क अनपास्चराइज्ड है तो उसमें वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे, मिल्क सड़ जाएगा। पास्चराइज्ड मिल्क है, ठीक है, पास्चराइज्ड मिल्क मतलब वो मिल्क है जिसको आपने 15 से 30 सेकंड तक भाई साहब 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल किया है और फटाक से उसको कूल कर दिया है, ठीक है। यू हीट द मिल्क टू अ टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉईल द मिल्क फॉर 15 to 30 seconds and cool it suddenly by putting it in the refrigerator. So this will result in pasteurization. मिल्क की लाइफ बढ़ जाएगी, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पास्चराइज्ड मिल्क। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, ठीक है, लुईस पास्चर हैड डिस्कवर्ड दिस मेथड, इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। इसको लिख लीजिए भाई साहब, पास्चराइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। तुमको ना लिखने की बहुत बुरी आदत है, एंड आई विल हैव टू बेसिकली स्पीक टू योर पेरेंट्स। मैं बार बार आपको टोक रहा हूं लेकिन आप, लेट्स सी, इट इज कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। मैं सारी चीजें लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है उसको ही लिखने के लिए बोल रहा हूं, एंड दैट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड, ठीक है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. जनरली हम जब मिल्क को काउ से निकालते हैं उसको हमें बॉयल करना पड़ता है, ठीक है, बिफोर कंज्यूमिंग इट। लेकिन पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है जिसको हमने ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, दैट कैन बी कंज्यूम विदाउट विदाउट बॉइलिंग, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। डन डन, pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. These days, dry fruits and vegetables are sold in sealed air packets to prevent the attacking microbes, ठीक है। तो ऐसे देखो हम सील्ड एयर पैकेट्स, ऐसे अगर आप सब्जियों को आपने देखा रहेगा डी मार्ट वगैरह में या कहीं कहीं आपका ऐसे बिकते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक बाय माइक्रोब्स। इसको भी लिख लीजिए फटाफट फटाफट, सील्ड एयर पैकेट्स है। जितना आप किसी चीज को एयर में एक्सपोज करोगे, the more a particular food item is exposed to air, the more are the dangers of it getting contaminated by any kind of microorganism. उतना ही ज्यादा भाई साहब डेंजर होगा उसका किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटेमिनेट होने का, ठीक है। सील्ड एयर पैकेट्स होते हैं ये। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चा बॉडी? तो जैसे मैंने आपको बोला कि देयर आर सर्टेन लेग्यूमिनियस प्लांट्स, in the root nodules you will find certain bacteria. These are basically bacteria which can absorb nitrogen directly from the atmosphere, convert it into soluble nitrates, and the plants basically absorb these nitrates, get them converted into amino acids, which finally get converted into proteins. And proteins are essential for the growth and development of every living organism including plants, ठीक है।
तो प्लांट्स कोई भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन नॉट अब्सॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। किसी का भी इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो इट्स ओनली द दीज आर स्पेशल ऑर्गेनिजम्स विच बेसिकली कन्वर्ट देम इनटू नाइट्रेट्स। ठीक है, ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे एनवायरमेंट में दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली डू अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बस इतना ही है। ठीक है, ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जिनके हाइट बहुत ज्यादा नहीं होते, छोटे छोटे हाइट वाले होते। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से।
डन हो गया? ओके, तो बैक्टीरियम कॉल राइजोबियम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया ज्यादा करके ऐसे रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है विच आर बेसिकली लेग्यूमिनियस प्लांट्स, जो बेसिकली पल्सेस, जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं जिसमें हमको पल्सेस मिलते हैं, पालक वगैरह, इन सब चीजों में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीस, ठीक है, which has with which it has a symbiotic relationship. What is symbiotic relationship? Yesterday I had explained. Hmm. What is a certain way? पीछे बैठ। यस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया क्या देगा बनाकर? नाइट्रेट्स। नाइट्रेट से भाई साहब बनेंगे अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड से बनेंगे प्रोटीन्स। तो राइजोबियम बैक्टीरियन ये सब चीजों प्लांट को दी, प्लांट ने क्या दिया उसको? प्रिपेयर्ड फूड। प्लांट हैज गिवन प्रिपेयर्ड फूड टू इट, सो राइजोबियम लिव्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. Both are benefiting from each other. The plant is getting soluble nitrates through which it can easily prepare proteins from the rhizobium bacteria, and in turn the plant is giving prepared food to it. So both are benefiting from this relationship. This is called symbiotic nutrition. Okay, yeah, symbiotic relationship. Okay, sometime nitrogen gets fixed through the action of lightning. कभी कभी lightning से भी fix होता है, ठीक है। lightning से होगा क्या? What will happen? So आपका जो नाइट्रोजन है वो एयर में है, and it is to a tune of 78%, ठीक है। एयर में हमारे आजू बाजू, you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. ये भाई साहब constant कैसे है, ठीक है? You may wonder how. Let us understand. So our atmosphere has got how much of nitrogen? Almost 78% of nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of proteins, nucleic acids, chlorophyll and some vitamins. इसको लिख लीजिए, नाइट्रोजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इससे प्रोटीन्स का ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटीन, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्रोटीन्स नहीं बनेगी। न्यूक्लिक एसिड्स जो हमारे अंदर बनते हैं, डीएनए और आरएनए, ये डीएनए क्या है? डीऑक्सी डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए क्या है? आरएनए इज जस्ट रिबो न्यूक्लिक एसिड, रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। सो ये बनेगा ही नहीं अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो। Done, 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 done. Nitrogen is a part of the essential constituents of all living organisms as a part of proteins, nucleic acids, chlorophyll. Chlorophyll सिर्फ plants में होता है, only plants, ठीक है। But nitrogen is required in this case as well, and some vitamins, ठीक है। इन सब में नाइट्रोजन की आवश्यकता है। नाइट्रोजन is required in all these. Done? Okay. तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से भाई साहब क्या क्या बनता है? आपके प्रोटीन्स बनते हैं, देखो, दीज आर बेसिकली प्रोटीन चेन्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, डीएनए एंड आरएनए, तो ये डीएनए और आरएनए बन रहा है भाई साहब, ठीक है। एंड क्लोरोफिल विच इज फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है, क्लोरोफिल विच इज देयर इन प्लांट्स एंड सम विटामिन्स, ठीक है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल एंड सम विटामिन्स, ठीक है। सो नाइट्रोजन जो है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है, they do not have the capability to take nitrogen, although nitrogen is available to a tune of 78% in the atmosphere. Still, जैसे हम ऑक्सीजन डायरेक्टली ले सकते हैं, we can directly take oxygen. All plants and animals are pretty much equipped to take directly oxygen from the atmosphere. However, we cannot take directly nitrogen from the atmosphere. This can only be done with the help of certain microorganisms. For example, rhizobium bacteria, okay? Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen. These are certain, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक, certain microorganisms.
Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into the compounds of nitrogen. तो यहाँ से भाई साहब blue-green algae and certain bacteria जैसे rhizobium bacteria ये किसमें convert करेगा? Nitrates में. Soluble nitrates will actually result in the formation. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by the plants from the soil through their root system. ठीक है? Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. तो ये प्लांट प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स के सिंथेसिस में यूज होता है. एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स. तो प्लांट्स के लिए तो नाइट्रोजन का व्यवस्था हो गया, प्रोटीन्स की व्यवस्था हो गई. अभी जो भी एनिमल्स इनको फीड करते हैं उनके अंदर भी ये प्रोटीन्स आ जाते हैं और फिर उनको जो एनिमल्स फीड करते हैं उनके अंदर भी ये प्रोटीन्स आ जाते हैं. दैट इज हाउ द प्रोटीन चेन इज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogen compounds. तो आपका जो भी बैक्टीरिया और फंगाई प्रेजेंट होता है ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये क्या करेंगे भाई साहब? दे विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. ठीक है, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे. These converted nitrogenous compounds are absorbed by the plants again from the soil and are used for various life processes. फिर से ये अब्सॉर्ब होगा तो ये नाइट्रोजन का साइकिल चलता ही रहेगा. This will keep on happening. ठीक है. Okay. Certain other bacteria convert some part of their nitrogen gas and goes back. तो कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है. Certain bacteria convert some part of them into nitrogen gas. ये वापस नाइट्रोजन गैस से लिबरेट हो जाता है. तो ये नाइट्रोजन का साइकिल चलता ही रहता है. ठीक है. आप देखोगे जैसे ही बरसात होगी आजू बाजू सब हरा भरा हो जाएगा, है ना. अचानक से जो आपके खेत या जो भी आपके ऐसे जगह थी जहां पे बिल्कुल भी घास नहीं दिख रही थी, अचानक से बरसात के मौसम में पूरा जंगल टाइप का हो जाएगा. व्हाई वुड दिस हैपन? नहीं नहीं नहीं, सॉइल की वजह से. बारिश देखिए पानी का एक इफेक्ट तो होगा डेफिनेटली, लेकिन इसके वजह से भी होता है कि जब बारिश गिरती है तो ज्यादा करके थंडर और लाइटनिंग के साथ गिरती है. ये थंडर और लाइटनिंग बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि जैसे ये होगा ये नाइट्रोजन भाई साहब नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा जो इसमें फॉल करेगा और ये आपके प्रोटीन का एक सोर्स बन जाएगा. दिस विल बेसिकली फॉर्म अ प्रोटीन सोर्स फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है. ओके. So this is how the nitrogen is again released back into the atmosphere. So this was all about microorganisms in which we saw कि कैसे microorganisms would be harmful and useful as well. ठीक है. Okay, we complete this chapter बच्चा बड़ी.